भारतीय एविएशन में एक खौफनाक संयोग है। इसे इंडस्ट्री वाले द इंडिगो जिंक्स कहते हैं। हिसाब सीधा है, जब इंडिगो के बेड़े में 100 विमान हुए, स्पाइस जेट डूबने की कगार पर आ गई। जब 200 हुए, जेट एयरवेज का जनाजा निकल गया और इंडिगो ने जब 300 का आंकड़ा पार किया तो गो फर्स्ट इतिहास बन गई। ऐसा लगा मानो इंडिगो की हर सेंचुरी किसी और एयरलाइन की डेथ वारंट हो। लेकिन आयरनी देखिए, आज जब मैदान साफ है, कोई दुश्मन नहीं बचा, तो इंडिगो खुद अपने ही वजन से चरमरा गई है। वो रफ्तार जिसने दूसरों को हराया, आज उसी ने इंडिगो के पैरों में बेड़ियां डाल दी है। जिसे दूसरे के लिए मनहूसियत माना जाता था, वो खुद इंडिगो के घर लौट आई है। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज कहानी उस सुपर पावर एयरलाइन की जो आज अपनी ही रफ्तार से हार गई है। ये कहानी शुरू होती है इसी हफ्ते से, मंगलवार 2 दिसंबर 2025 से। इंडिगो के ऑपरेशन में एक छोटी सी दरार दिखी, लेकिन देखते ही देखते वो दरार खाई बन गई। मंगलवार से लेकर शुक्रवार की सुबह तक, यानी पिछले 96 घंटों में इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। मंजर देखिए, आज शुक्रवार को जब लोग अपने घरों से निकले तो उन्हें पता चला कि 400 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर 235 उड़ानें ठप पड़ी हैं। बेंगलोर में 100 से ज्यादा विमान जमीन पर है। हैदराबाद में 92 फ्लाइट्स कैंसिल है। पुणे, चंडीगढ़, गोवा, हर जगह हाहाकार मचा है। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी है। जेद्दा में फंसे यात्री अली हैदर जैसे लोग पूछ रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। न खाना है, न रहने का ठिकाना है और न एयरलाइन से कोई जवाब है। मामला संसद तक पहुंचा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नोटिस दिया। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मीटिंग बुलाई और नया कानून तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया। हालांकि अब तक इंडिगो 2 बार माफी भी मांग चुका है। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो वो है जो इंडिगो ने रेगुलेटर यानी डीजीसीए से कही है। इंडिगो ने माना है कि ये मिस जजमेंट और प्लानिंग की गलती थी और ये भी कह दिया है कि हालत पूरी तरह से सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। तारीख दी है 10 फरवरी की, यानी अभी 2 महीने और यह अराजकता चल सकती है। सवाल यह है कि आखिरकार 2 दिसंबर को इंडिगो के उस परफेक्ट सिस्टम में ऐसा क्या टूटा जिसने 350 विमान वाली इस विशाल कंपनी को घुटनों पर ला दिया। कहानी की शुरुआत आज के टूटे हुए सिस्टम से नहीं, बल्कि उस नींव से होती है जो आज से करीब 25-30 साल पहले 2 दोस्तों ने रखी थी। 2 ऐसे दोस्त जो स्वभाव में जमीन और आसमान की तरह एक दूसरे से अलग थे, लेकिन जब वो मिले तो उन्होंने भारतीय एविएशन का गुरुत्वाकर्षण ही बदल दिया। इस कहानी के पहले किरदार हैं राहुल भाटिया। 90 के दशक की दिल्ली, कनॉट प्लेस का वो इलाका जहां ट्रैवल एजेंट्स की दुकानें हुआ करती थी। राहुल भाटिया उसी दुकान से आते थे। उनके पिता कपिल भाटिया एक मंझे हुए ट्रैवल एजेंट थे। राहुल ने विरासत संभाली और उसे बड़ा किया। वो एक बिजनेसमैन थे। उन्हें पता था कि भारत का सिस्टम कैसे चलता है, बाबू कौन है, मंत्री कौन है, फाइल कैसे आगे बढ़ती है और जुगाड़ कैसे लगाया जाता है। इसमें राहुल की पीएचडी थी। उनका सपना था कि वो सिर्फ टिकट ना बेचे, बल्कि उस जहाज के भी मालिक बने जिसकी वो टिकट बेचते हैं। वो पेरिफेरी से निकलकर कोर में आना चाहते थे। कहानी के दूसरे किरदार हैं राकेश गंगवाल। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इंडिगो के डीएनए में जो सनक है वो यहीं से आती है। गंगवाल कोलकाता के एक मारवाड़ी परिवार से थे। आईआईटी कानपुर से पढ़े, फिर अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस और यूएस एयरवेज जैसी दिग्गज कंपनियों को चलाया। अमेरिका में उन्हें एक नाम मिला था, द कॉस्ट कटर। वो आदमी जो पत्थर से भी पानी नहीं छोड़ ले। गंगवार पाई पाई का हिसाब रखते थे। वो गणित के जादूगर थे। उन्हें हवाई जहाज के इंजन से लेकर बैलेंस शीट तक हर पेज की समझ थी। जब इन दोनों ने हाथ मिलाया तो जन्म हुआ इंडिया ऑन दी गो, यानी कि इंडिगो का। लेकिन इसका डेब्यू किसी शांत झील में कंकड़ फेंकने जैसा नहीं था, ये एक परमाणु विस्फोट जैसा था। साल 2005, जगह फ्रांस की राजधानी पेरिस।
दुनिया का सबसे बड़ा पेरिस एयर शो चल रहा था। यहां दुनिया भर की एयरलाइंस और विमान बनाने वाली कंपनियां जुटती हैं। उस वक्त भारत में किंगफिशर का जलवा था। विजय माल्या अपनी लग्जरी का ढिंढोरा पीट रहे थे। नरेश गोयल की जेट एयरवेज का सिक्का चलता था और एयर डेक्कन अपनी सस्ती उड़ानों से मिडिल क्लास को आसमान के सफर का सपना दिखा रही थी। तभी एक खबर आई, एक अनजान भारतीय कंपनी जिसका नाम किसी ने सुना तक नहीं था, जिसका एक भी विमान हवा में नहीं था, उसने एयरबस को 100 विमानों का ऑर्डर दे दिया। 100 विमान। उस जमाने में यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह किसी भी स्टार्टअप एयरलाइन द्वारा किया गया दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर था। इंडस्ट्री के दिग्गज हंसे, उन्होंने इसे पागलपन कहा। उन्होंने कहा कि यह कागजी शेर है, पैसा कहां से लाएंगे, पार्किंग कहां मिलेगी, ये कंपनी शुरू होने से पहले ही डूब जाएगी। लेकिन वो लोग हंस रहे थे क्योंकि उन्हें राकेश गंगवाल का मास्टर प्लान नहीं पता था। गंगवाल ने एक ऐसा फाइनेंस मॉडल तैयार किया था जिसने इंडिगो को बिना उड़े ही मुनाफे मिला दिया। इसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक, SLB। इसे आसान भाषा में समझिए, जो एक जादू की तरह है। मान लीजिए कि एक विमान की बाजार में कीमत 100 रुपए है। गंगवाल ने एयरबेस से कहा, मैं तुमसे एक नहीं 100 विमान लूंगा, मुझको डिस्काउंट दे दो। एयरबेस को इतना बड़ा ऑर्डर चाहिए था। उन्होंने वो 100 रुपए का विमान इंडिगो को मान लीजिए 60 रुपए में देने का वादा कर दिया। अब गंगवाल का दिमाग देखिए, विमान अभी फैक्ट्री में बन ही रहा था। गंगवाल ने एक विदेशी लीजर जो कि विमान किराए पर देता है, उसे उस नए विमान को 70 रुपए में बेच दिया और फिर उसी से वो विमान वापस किराए पर ले लिया। गणित समझिए, 60 में खरीदा और 70 में बेच दिया, यानी विमान भारत की जमीन पर उतरने से पहले ही इंडिगो की जेब में 10 रुपए का मुनाफा डल चुका था। इस पैसे से उसने अपनी शुरुआती लागत निकाली, कर्मचारियों की सैलरी दी और जोरों शोरों से मार्केटिंग की। जब किंगफिशर और जेट एयरवेज कर्ज के बोझ के तले ब्याज चुका रहे थे, तब इंडिगो अपनी तिजोरी भर रही थी। यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये एक एसेट ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं था, पैसे को बचाना भी एक कला थी और इस कला का प्रदर्शन हुआ 2004 में वॉशिंगटन की एक दोपहर में। यह किस्सा इंडिगो की पूरी फिलॉसफी को समझाता है। राकेश गंगवाल एयरबस के अधिकारियों के साथ डील फाइनल कर रहे थे। लंच का वक्त हुआ। एयरबस के वो अधिकारी जो फ्रांस के पेरिस और टुलूज से आए थे, अपने महंगे स्वाद के लिए जाने जाते थे। उन्हें लगा कि करोड़ों डॉलर की डील हो रही है, तो लंच भी किसी 5 स्टार होटल में होगा, शैंपेन होगी, इटालियन खाना होगा। लेकिन गंगवाल ने उन्हें चौंका दिया। वो उन्हें सड़क पार करवा कर एक फास्ट फूड चेन चिपोटले पर ले गए। वहां उन्होंने सबको लाइन में खड़ा किया और $8, उस वक्त के हिसाब से 300 से 400 रुपए का एक बरीतो हाथ में थमा दिया। एयरबस के अधिकारी सन्न थे। तब गंगवाल ने वो लाइन बोली जो इतिहास बन गई, हम यहाँ डिनर करने नहीं आए कि आराम कुर्सियों पर बैठे, हम लंच करते हुए भी काम करेंगे और वक्त और पैसा दोनों कीमती है। उन्होंने मैक्सिकन रोल खाते खाते 100 विमानों की डील साइन की। यही इंडिगो का DNA बन गया। कंजूसी नहीं बल्कि स्मार्ट स्पेंडिंग। इंडिगो ने तय किया कि वो अपने यात्रियों को भी यही परोसेंगे, सस्ता टिकट लेकिन बिना किसी तामझाम के। उन्होंने विमान से हर वो चीज नोच कर फेंक दी जो जरूरी नहीं थी। विमान में ओवन्स नहीं लगाए। तर्क ये था कि ओवन करीब 60 किलो का होता है, 4 ओवन लगाए तो 240 किलो वजन हुआ। विमान भारी होगा तो ईंधन ज्यादा लगेगा और ओवन होंगे तो खाना गर्म करने में क्रू का वक्त भी बर्बाद होगा। इसलिए इंडिगो ने तय किया कि हम सिर्फ ठंडा खाना जैसे सैंडविच, कुकीज ही बेचा करेंगे। इंडिगो ने इन फ्लाइट मैगजीन के पन्ने भी पतले कर दिए ताकि वजन कम हो। पानी की भारी बोतलें हटा दी गई और हल्का डिस्पोजेबल कप सिस्टम ले आया गया। यहाँ तक कि विमानों पर पेंट भी कम किया गया ताकि कुछ किलो वजन और घट जाए। बड़े भारी भरकम प्लेन को देखकर लगता है कि ये कुछ किलो वजन कम करने से क्या फायदा होगा, लेकिन एयरलाइंस की नजर से देखें तो कुछ किलो कम होने से कुछ लीटर तेल कम लगेगा और अगर ऐसा सैकड़ों प्लेन के साथ साल भर हुआ तो करोड़ों रुपए के तेल की बचत हो जाएगी। बैकएंड पर इससे इंडिगो ने सालाना करीब 400 करोड़ रुपए की बचत कर ली। गंगवाल का मंत्र था स्वेट द एसेट, यानी मशीनों से पसीना निकाल दो।
उसका विमान जमीन पर लैंड करता और फॉर्मूला 1 कार की तरह सिर्फ 30 मिनट में तैयार होकर दोबारा उड़ जाता। लेकिन इंडिगो को सिर्फ गणित ने बड़ा नहीं बनाया, उसे बड़ा बनाया उसकी हिम्मत ने। एक ऐसा वाकया हुआ जिसने साबित कर दिया कि ये कंपनी झुकने वाली नहीं है। साल था 2009। इंडिगो अभी अपने पैर ही पसार रही थी। कंपनी की नजर बिहार की राजधानी पटना में थी। इंडिगो के प्रेसिडेंट आदित्य घोष और सेल्स हेड संजय कुमार पटना पहुंचे। उनका मकसद था वहां नई फ्लाइट शुरू करना और ग्राउंड हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना। पटना के मशहूर चाणक्य होटल में वो रुके हुए थे। शाम ढल चुकी थी। अचानक उनके कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। कमरे में आधा दर्जन लठैत दाखिल हुए। उनके हाथों में पिस्तौलें और राइफलें थी। मंजर बेहद खौफनाक था। वो स्थानीय बाहुबली के आदमी थे जो नाराज थे कि इंडिगो ने एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी को नहीं दिया। एक गुंडे ने अपने राइफल सीधा आदित्य घोष और संजय कुमार की तरफ तान दी और कड़क कर पूछा, तुम में से आदित्य घोष कौन है? संजय कुमार ने गजब की प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। उन्हें पता था कि अगर सच बोला तो अनर्थ हो सकता है। उन्होंने गुंडों की आंख में आंख डालकर झूठ बोल दिया। कहा वो तो आज आए ही नहीं। गुंडे आदित्य घोष का चेहरा नहीं पहचानते थे। वो कंफ्यूज हो गए। बौखलाहट में उन्होंने धमकी दी, ये सब नहीं चलेगा, उसे कह देना हम उसे गुरुग्राम से भी किडनैप कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क बहुत लंबा है। धमकी देकर वो चले गए। उस रात इंडिगो के वो 2 टॉप अधिकारी जो हजारों करोड़ की कंपनी चलाते थे, जान बचाकर होटल के पिछले रास्ते से भागे और सीधा एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का असली हिस्सा यह है कि इंडिगो ने इसके बाद क्या किया। क्या उन्होंने डर कर कॉन्ट्रैक्ट उस बाहुबली को दे दिया? नहीं, इंडिगो ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी शर्तों पर पटना में काम किया। यही वो तेवर थे जिसने इंडिगो को किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे दिग्गजों से अलग बनाया। एक तरफ विजय माल्या थे जो अपनी एयरलाइंस को एक पार्टी की तरह चला रहे थे। दूसरी तरफ नरेश गोयल थे जो अपने कॉर्पोरेट ईगो में उलझे थे। और तीसरी तरफ थी इंडिगो जो एक मशीन की तरह चल रही थी, भावहीन, सख्त और सटीक। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, परफेक्शन का एक अभिशाप होता है। एक रबर की गेंद को जमीन पर पटके तो वो उछलती है, लेकिन एक कांच के गिलास को जमीन पर पटके तो वो टूट जाती है। इंडिगो ने खुद को कांच जैसा परफेक्ट बना दिया था। जब तक सब कुछ सही था वो चमकता रहा। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दिया। उसने 60% मार्केट पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसने अपने सिस्टम में एक चीज की कमी छोड़ दी, लचीलेपन की। उसने सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी। उसने ये नहीं सोचा कि अगर कभी यह मशीन अटकी तो क्या होगा। और ठीक 20 साल बाद 2 दिसंबर 2025 को वही हुआ जिसका डर था। इंडिगो की रफ्तार ही उसकी दुश्मन बन गई। साल 2006-7 का दौर याद कीजिए। भारतीय आसमान में किंगफिशर एयरलाइंस का राज था। विजय माल्या ने हवाई सफर को एक पार्टी बना दिया था। लाल कालीन बिस्ते थे। एयर होस्टेस को फ्लाइंग मॉडल्स कहा जाता था। विमान में घुसते ही टीवी स्क्रीन मिलती थी, कानों में हेडफोन और हाथ में वेलकम ड्रिंक। माल्या कहते थे, मैं अपने मेहमानों को राजाओं जैसा महसूस कराता हूं। दूसरी तरफ थी जेट एयरवेज, नरेश गोयल की क्लासिक सर्विस। बिजनेस क्लास का खाना ऐसा कि 5 स्टार होटल फेल हो जाए। इन दोनों के बीच उतरी इंडिगो। ना कोई टीवी, ना कोई वेलकम ड्रिंक, ना बिजनेस क्लास, ना ही कोई गुड टाइम्स। इंडिगो ने कहा, हम आपको राजाओं जैसा महसूस नहीं कराएंगे, हम आपको बस एक वादा करते हैं, हम आपको वक्त पर पहुंचाएंगे। ये लड़ाई लग्जरी बनाम घड़ी की थी। इसमें इंडिगो ने ऐसी मशीन तैयार की जिसके सामने लग्जरी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया जानते थे कि हवा में उड़ने वाला हर 1 किलो वजन नीचे बैलेंस शीट में खर्चा बढ़ाता है। विमान जितना भारी होगा, ईंधन उतना ज्यादा लगेगा और एयरलाइन के खर्च का 40% हिस्सा सिर्फ ईंधन से होता है। तो इंडिगो ने वजन घटाओ अभियान शुरू किया और यह अभियान पागलपन की हद तक चला गया। राकेश गंगवाल का एक और मंत्र था, हवाई जहाज तभी पैसे कमाता है जब वो हवा में हो। जमीन पर खड़ा विमान सिर्फ खर्चा देता है। इस फिलॉसफी को उन्होंने नाम दिया स्वेट द एसेट, यानी अपनी संपत्ति से पसीना निकाल दो, उसे इतना उड़ाओ कि वो रुक ही ना पाए। इंडिगो ने टर्न अराउंड टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठानी। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है एक विमान के लैंड करने और दोबारा टेक ऑफ करने के बीच का वक्त।
दूसरी एयरलाइंस को इसमें 45 मिनट से 1 घंटा लगता था। इंडिगो ने इसे घटाकर 30 मिनट तक कर दिया। जैसे ही विमान रुकता, एक पिट स्टॉप जैसा ऑपरेशन शुरू हो जाता। सफाई कर्मचारी दौड़ पड़ते, लेकिन इंडिगो ने यहां भी एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से उतरने में यात्रियों को वजन और बैग के साथ समय लगता है, तो इंडिगो ने सीढ़ियों की जगह रैंप का इस्तेमाल शुरू किया। वो रैंप जिस पर व्हील चेयर चलती है। इससे यात्री तेजी से उतरते और चढ़ते, बैग घसीटना आसान हो गया। 2 मिनट यहां बचे, 3 मिनट वहां बचे। नतीजा, इंडिगो का एक विमान दिन भर में अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 1 या 2 एक्स्ट्रा उड़ानें भर लेता था। साल के अंत में यही एक्स्ट्रा उड़ानें करोड़ों का मुनाफा दे जाती थी। किंगफिशर और जेट एयरवेज के पास विमानों का मेला था। बोइंग 737, एयरबस 320, ATR, चौड़े विमान, पतले विमान, हर विमान के लिए अलग पायलट, अलग मैकेनिक, अलग स्पेयर पार्ट्स। ये एक लॉजिस्टिक डरावना सपने की तरह था। इंडिगो ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक तरह का विमान होगा, एयरबस A320। सारे पायलट एक ही विमान उड़ाना जानते थे। अगर एक पायलट बीमार हुआ तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले सकता था। स्पेयर पार्ट्स कॉमन थे, मैकेनिकल एक्सपर्ट कॉमन थे। इससे जटिलता खत्म हो गई। जब जेट एयरवेज अपने अलग अलग विमानों के मेंटेनेंस में उलझी थी, इंडिगो की एक जैसी फौज आसमान में राज कर रही थी। इंडिगो की इसी रणनीति को समझने के लिए राहुल भाटिया एक कहानी अक्सर सुनाते थे, और ये कहानी उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए एक चेतावनी भी थी। कहानी ये कि एक बार 2 दोस्त जंगल में गए। अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखते ही एक दोस्त ने अपने बैग से जूते निकाले और कसने लगा। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तुम पागल हो क्या? तुम जूतों के साथ भी शेर से तेज नहीं भाग सकते। पहले दोस्त ने जूते कसते हुए जवाब दिया, मुझे शेर से तेज नहीं भागना, मुझे बस तुमसे तेज भागना है। इंडिगो ने यही किया। उसे दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन नहीं बनना था, उसे बस किंगफिशर, जेट और स्पाइस जेट से तेज भागना था, और वो भागी भी। उसने एक एक करके सबको पीछे छोड़ दिया। विजय माल्या की किंगफिशर कर्ज में डूब गई, नरेश गोयल की जेट एयरवेज जमीन पर आ गई, गो फास्ट दिवालिया हो गई, और इंडिगो भागती रही। उसने अपनी एफिशिएंसी को इतना कस दिया कि वो एक परफेक्ट मशीन बन गई। एक ऐसी मशीन जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके बिना रुके चल सकती थी। लेकिन दोस्तों, मशीनें इंसान से नहीं बनती, लेकिन उन्हें चलाते इंसान ही है। इंडिगो ने मशीन तो परफेक्ट बना ली, लेकिन उसने उस मशीन को चलाने वाले पुर्जे यानी इंसान को भी मशीन समझ लिया। उसने रोस्टर को इतना टाइट कर दिया कि उसमें इंसान की थकान, बीमारी या गलती के लिए कोई जगह नहीं बची। राकेश गंगवाल ने विमान का तो पसीना निकाल ही दिया, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने सिस्टम के लचीलेपन को भी निचोड़ दिया। उन्होंने स्टैंड बाय पायलट नहीं रखे, क्योंकि उन्हें लगा कि खाली बैठा पायलट पैसे बर्बाद करता है। उन्होंने बैकअप क्रू नहीं रखा, और 2 दिसंबर 2025 को जब उत्तर भारत में कोहरा छाया और सरकार ने पायलटों के आराम के नियम FDTL सख्त किए, तो ये परफेक्ट मशीन जाम हो गई। जिसे 30 मिनट के टर्न अराउंड टाइम और टाइट रोस्टर ने इंडिगो को बनाया था, उसी ने उसका गला घोंट दिया। अब इंडिगो के पास विमान तो हैं, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए वो हाथ नहीं है जिन्हें उन्होंने मशीन का पुर्जा समझ लिया था। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और सीधे लैंड करते हैं रनवे 2025 पर। तारीख 2 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। इंडिगो के गुड़गांव हेडक्वार्टर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही 2000 उड़ानें, वही 30 मिनट का टर्न अराउंड टाइम, वही रफ्तार। लेकिन शाम होते होते कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स पर लाल बत्तियां जल जाती हैं। एक ऐसा डेटा सामने आया जिसने एविएशन मिनिस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। देश के 6 बड़े मेट्रो एयरपोर्ट्स पर इंडिगो का OTP ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 35.4% पर आ गया। एविएशन की दुनिया में 35% OTP का मतलब है आपदा। इसका मतलब यह था कि उस दिन इंडिगो की हर 100 में से 65 उड़ानें अपनी समय पर नहीं थी। जो एयरलाइंस अपनी घड़ी के लिए जानी जाती थी, जिसकी टैगलाइन थी ऑन टाइम इज अ वंडरफुल थिंग, वो अचानक वक्त से ही हार गई थी। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। असली फिल्म बुधवार यानी 3 दिसंबर की सुबह रिलीज हुई। बुधवार की सुबह इंडिगो का सिस्टम क्रैश कर गया। ये कोई सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं था, ये ऑपरेशनल क्रैश था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक साथ 3 मुसीबतों ने इंडिगो पर हमला किया। एक्सपर्ट इसे परफेक्ट स्टॉर्म कह रहे हैं। सबसे बड़ा विलन था नया सरकारी नियम।
इसे कहते हैं FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। सरकार ने पायलटों की थकान कम करने के लिए नियम सख्त कर दिए थे। अब पायलट्स को उड़ान के बाद ज्यादा आराम चाहिए था। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इंडिगो का रोस्टर हमेशा कट टू कट होता है। उन्होंने पायलट्स का शेड्यूल इस तरह बनाया था कि वो कानून की सीमा तक काम करे, कोई बफर नहीं मिलता था, कोई एक्स्ट्रा गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही नए नियम लागू हुए, इंडिगो का गणित बिगड़ गया। उनके पास उड़ाने तो थी, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए जो फ्रेश पायलट, यानी जिनका रेस्ट पीरियड पूरा हो चुका हो, वो चाहिए थे, लेकिन वो रोस्टर में मौजूद ही नहीं थे। मुसीबत अकेले नहीं आती। ठीक उसी वक्त इंडिगो के डिजिटल सिस्टम में भी खराबी आ गई। चेक इन सिस्टम धीमा हो गया। जिस काम में 2 मिनट लगते थे, उसमें 10 मिनट लगने लगे। एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें लग गई। मौसम और भीड़, दिसंबर का महीना, उत्तर भारत में कोहरा और ऊपर से शादियों का सीजन, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का सैलाब आ गया था। इन तीनों ने मिलकर डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। डोमिनो इफेक्ट को समझिए। मान लीजिए कि मुंबई में एक फ्लाइट को सुबह 8 बजे उड़ना था। पायलट नहीं मिला तो फ्लाइट 2 घंटे की देरी से 10 बजे उड़ी। यह विमान दिल्ली 2 घंटे की देरी से पहुंची। दिल्ली में जिस पायलट को इस विमान को आगे पटना लेकर जाना था, उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था। अब वो नियम के मुताबिक विमान उड़ा ही नहीं सकता, उसे घर जाना होगा। इंडिगो को तुरंत वहां दूसरा पायलट चाहिए था, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में और स्वेट द एसेट की फिलॉसफी के चलते इंडिगो ने पर्याप्त स्टैंड बाय पायलट रखे ही नहीं थे। नतीजा, दिल्ली वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो विमान पटना नहीं गई तो पटना से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। एक फ्लाइट की देरी ने पूरे नेटवर्क को जाम कर दिया। मंगलवार से शुरू हुआ यह सिलसिला 5 दिसंबर तक एक त्रासदी बन चुका है। आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 96 घंटे में मंगलवार से शुक्रवार तक इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। 5 दिसंबर की बात करें तो 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल है। देश की राजधानी दिल्ली में 235 उड़ानें ठप पड़ी हुई हैं। बेंगलुरु में 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं और हैदराबाद में 52 उड़ानें जमीन पर हैं। पुणे, चंडीगढ़, गोवा, हर जगह हाहाकार है। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जैसा दिख रहा है। लोग फर्श पर बैठे हैं। किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई तो किसी की जरूरी मीटिंग। जिस इंडिगो ने कभी बाहुबलियों के आगे घुटने नहीं टेके थे, आज वो लाचार नजर आ रहा है। इंडिगो ने DGCA के सामने अपनी गलती मानी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मिस जजमेंट और प्लानिंग गैप्स थी। हालात संभालने के लिए इंडिगो ने अब DGCA से गुहार लगाई है। उन्होंने पायलटों की नाइट ड्यूटी के नियम में थोड़ी ढील मांगी है ताकि मंडे तक किसी तरीके से काम चलाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, इंडिगो ने कहा है कि हालत पूरी तरह से सामान्य होने में 10 फरवरी तक का वक्त लगेगा। यानी यात्रियों को अभी 2 महीने और इसी अनिश्चितता के साथ जीना पड़ सकता है। इंडिगो की कहानी 2005 में एक सपने के साथ शुरू हुई थी। एक ऐसी एयरलाइन बनने का सपना जो घड़ी की सुई पर चले। 20 साल तक वो चली भी, उसने सबको हराया, लेकिन अंत में वो अपनी ही रफ्तार से हार गई। आज इंडिगो माफी मांग रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिगो इस झटके से सीखेगी? क्या वो समझेगी कि मशीन और इंसान में फर्क होता है, या जैसे कि कोहरा छटेगा वो फिर उसी टाइट रोस्टर और कॉस्ट कटिंग की दौड़ में शामिल हो जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भारतीय एविएशन के इतिहास में दिसंबर 2025 का यह हफ्ता हमेशा याद रखा जाएगा। उस हफ्ते के तौर पर जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस को सांस लेने के लिए रुकना पड़ा। इस वीडियो में इतना ही। इस शानदार वीडियो को लिखा था हमारे साथी कमल ने। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।